मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, जबकि मैं औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थी। मेरा शौहर अपनी माँ की इकलौती औलाद था, इसलिए मेरी सास जल्द अज जल्द उसकी औलाद चाहती थी। मेरी सास की एक सहेली ने उसे बताया कि हमारे शहर में एक आदमी है जिसकी बनाई हुई एक गोली खाने से औरत उम्मीद से हो जाती है। उस दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो गोली मेरी सास की सहेली की कुंवारी बेटी ने खा ली और मैंने डर के मारे ये बात सबसे छुपा ली। मैंने सोचा कि ये कौन सी शादीशुदा है, मगर चंद हफ्ते गुजरे थे कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। हम उसे अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद जो कुछ कहा उसको सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो वाकई उम्मीद। मेरा नाम सितारा है और 2 साल पहले मेरी शादी हफीज नाम में एक आदमी से हुई थी। यूं तो मुझे ससुराल में किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरा शौहर अच्छी जॉब करता था और घर में मेरी सास के अलावा और कोई नहीं था। मगर ये जिंदगी किसी को सुख से कहाँ जीने देती है, कोई ना कोई महरूमी इंसान की झोली में डाल देती है ताकि वो इस महरूमी में सिसकता रहे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के इब्तदाई दिन अच्छे गुजर गए और जो ही हमारी शादी को 1 महीना हुआ, मेरी सास इशारों इशारों में मुझसे बच्चे के मुतालिक पूछने लगी। अब मैं क्या बताती, ये कोई मेरे इख्तियार में था? अगर ये मेरे इख्तियार में होता तो शायद मैं उन्हें अब तक खुशखबरी सुना चुकी होती। लेकिन मेरी सास को लगता था कि शायद अभी मैं बच्चे नहीं चाहती थी, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे भी बच्चे पसंद थे और मेरा शौहर भी चाहता था कि वो जल्द से जल्द बाप बन जाए, क्योंकि मेरा शौहर मेरी सास का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बेटियां पैदा हुई थीं, मगर वो जल्द ही मर गईं और यूं मेरा शौहर मेरी सास की इकलौती औलाद ही था। इसलिए भी मेरी सास चाहती थी कि मेरी औलाद हो जाए। इसलिए जब मेरी सास को पता चला कि हम दोनों भी यही चाहते थे, कि उन्होंने अपनी कमर कस ली थी। उसके बाद तो मेरी सास ने मेरा जीना 2 भर कर दिया, क्योंकि उन्हें जो भी बताता था कि फलां मोहल्ले में एक बाबा रहता है जिसके दम से कई औरतों की झोली भर चुकी थी, तो मेरी सास ये सुनकर फौरन मुझे उसके पास लेकर पहुंच जाती और मैं बेचारी भी यही सोचकर चल पड़ती कि शायद यहाँ से मुझे औलाद जैसी नेमत मिल जाए। इसलिए मैंने अब तक औलाद की खातिर बड़े दुख झेल चुकी थी, क्योंकि कहीं बाबे तो बड़े फराडी निकल आए और उन्होंने मुझे अकेले कमरे में ले जाकर ऐसी बात कह दी कि मैं शादीशुदा होने के बावजूद शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोच लिया था कि मैं औलाद पाने के लिए ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकती। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी, मैं क्यों गैर मर्द से ताल्लुक रखकर पराई औलाद को अपना समझती। यही बात मैंने अपनी सास से कही तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। वो कहने लगी, मैं नहीं मानती कि इतने नेक बंदे ने तुमसे ऐसी ओजी बात कह दी। ये सुनकर मैं भी चुप ना रह पाई और फौरन से कहा, मुझे भी किसी पर इल्जाम लगाने का शौक नहीं अम्मी जी। मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आप भी एक औरत हैं और मेरा दुख समझेंगी। मगर ये सुनने के बाद तो मेरी सास को तो जैसे मिर्चें ही लग गईं। घर आकर ये बात मैंने अपने शौहर को बताई। ये सुनते वो भड़क उठा और अपनी माँ के सामने जाकर कहा, अम्मी आप क्यों मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? आप ये सब करके क्या साबित करना चाहती हैं? आपको लगता है कि मुझ में कोई खराबी है? बेटे को इस कदर गुस्से में देखकर मेरी सास नरम पड़ गई और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं आइंदा तुम्हारी बीवी को कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। ये सुनकर मैंने सुख का सांस लिया, मगर उनके अगला जुमला सुनकर मैं जल ही गई। आइंदा से मैं खुद ही कोई न कोई दम दरूद या देसी दवा ले आऊंगी। मैं तो सोच रही थी कि अब मेरी इन सब से जान छूट जाएगी, मगर मेरी सास इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि चंद दिन बाद ही वो मेरे पास आई और कहने लगी, बहू मेरी एक सहेली है जिससे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। मैंने उससे बताया कि मेरे बेटी की औलाद नहीं होती। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम जल्दी से हमारे शहर आ जाओ। यहाँ एक ऐसा आदमी है जिसकी दी हुई एक गोली से औरत उम्मीद से हो जाती है। ये कहकर उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैं जानती थी कि अगर मैंने इनकार किया तो अभी मेरी सास मुझे खूब खरी खरी सुना देगी। लिहाजा मैंने उनसे कहा, ठीक है अम्मी जी, मैं हफीज से बात करके आपको बताती हूँ। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैंने पहले उससे बात कर ली थी,
तुम बस मेरी सहेली के घर चलने की तैयारी करो। यह सुनकर मैंने भी मजबूरन एक बैग तैयार कर लिया और हम अपनी सास की सहेली फरीदा आंटी के घर आ गए। चूंकि मेरे शोहर का भी इस शहर में एक काम था, इसलिए वो भी हमारे साथ ही आ गया। लेकिन वो ज्यादातर घर से बाहर अपने काम में बिजी रहता था। फरीदा आंटी का शोहर मर चुका था, जबकि उसकी एक ही बेटी थी जो कि मेरी हम उम्र थी। चूंकि ये मेरी सास की सहेली थी, इसलिए हमने कुछ दिन यहाँ रहकर आराम किया। फरीदा आंटी ने हमारी खूब खिदमत की। मेरे शोहर की वजह से मुझे ऊपर का पोर्शन दिया गया, जबकि मेरी सास उन दोनों माँ बेटी के साथ निचले पोर्शन में रहने लगी। जिस तरह मेरी सास यहाँ आकर रहने लगी थी, मुझे लग रहा था कि मेरी सास का इरादा यहाँ कुछ अरसे रुकने का था। ऐसा लगता था कि मेरा तो बस बहाना था, क्योंकि वो तो किसी और काम से ही आई थी। कभी कभी तो मुझे अपनी सास पर शक होने लगता कि वो मेरे शोहर की दूसरी शादी के चक्कर में यहाँ आई थी। मगर फिर ख्याल आता कि मेरे शोहर की मर्जी के खिलाफ ऐसा कैसे हो सकता था। ये तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता था। खैर, मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरी सास मुझे कुछ नहीं बताती, मैं भी खामोश रहूंगी। लेकिन मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एक दिन मेरी सास और उनकी सहेली घर से बाहर गईं और वापसी पर सामान से लद्दी फिर आईं। इतनी सारी शॉपिंग देखकर तो मैं दंग ही रह गई। मेरी सास ने मेरे चेहरे पर हैरानी देखी तो कहने लगी, बहू तुम चाय बनाकर ले आओ, फिर हम तुम्हें सब कुछ बताती हैं। ये सुनकर तो मेरा दिल धक धक करने लगा। कहीं मेरी सास और फरीदा आंटी मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाने के चक्करों में तो नहीं थी। ये सोच कर मुझे अपनी सास का सारा प्लान समझ में आ गया। उफ खुदाया, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैं ये सब किसको बताऊंगी? ये सोच कर ही मेरी आंखें भर आई। जब तक मैंने चाय तैयार की, तब तक मैं यही सोचती रही कि फरीदा आंटी की बेटी नताशा कितनी मगरूर है। मुझे यहाँ आए कितने दिन हो चुके थे, वो तो सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। मजाल है जो वो किसी काम को हाथ भी लगाए। ये घर उसका था, लेकिन मुझे संभालना पड़ रहा था। इन सब ने तो मुझे अपनी मुलाजमा समझ लिया था। अगर मेरी सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी इसके साथ करा दी तो मेरा क्या होगा? मैं यही सोच रही थी कि मेरी सास मेरे पीछे किचन में आ गई। उसने अपनी मुट्ठी में दबाई गोली मेरे सामने रखी और पुरजोश अंदाज में कहने लगी, मैं आज उस आदमी के पास गई थी और उसने मुझे यह गोली देकर कहा कि मेरी बनाई हुई गोली इतनी ताकतवर है, किसी कोई कुमारी भी खा ले तो वो मां बन जाएगी। यह कहकर मेरी सास हंसने लगी, जबकि मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। तौबा तौबा, लोग अपनी चीज बेचने के लिए कुछ भी अव्वल फूल बक देती हैं। लेकिन ये बात मैंने अपनी सास से नहीं कही, क्योंकि उन्होंने फिर बुरा मान जाना था। बहू, मैं चाहती हूँ कि ये गोली जल्दी से खा लो और सुबह मैं दादी बन जाऊं। अपनी सास की ये बात सुनकर मैंने उन्हें हैरानगी से देखा। आज तो मेरी सास का मिजाज कुछ ज्यादा ही अच्छा था। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, तुम ये गोली अभी खा लो और ये चाय मुझे दे दो, और हाँ जल्दी से बैर हमारे साथ आकर बैठो, हमने तुम्हें एक बात और भी बतानी है। यह कहकर मेरी सास बाहर चली गई, जबकि मैं सामने रखी गोली को घूरने लगी। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर मखसूस रिंगटोन बजी और मैं अपने कमरे की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई और ये देखकर मैं सकते में आ गई कि नताशा पानी पी रही थी और वो गोली गायब हो चुकी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और नताशा से पूछा, यहाँ मैं एक गोली रख कर गई थी। मेरे पूछने पर नताशा ने अपने कंधे उचकाए और कहने लगी, वो तो मैंने खा ली, क्या वो सर दर्द की गोली नहीं थी? ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मेरी सास या फरीदा आंटी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे जान से ही मार देंगी। ये सोचकर मेरी रूह कांप गई और मैंने नताशा से कहा, हाँ वो सर दर्द की गोली थी। ये सुनकर नताशा मुतमिन होकर बाहर चली गई, जबकि मैं थके थके कदमों से बाहर ड्राइंग रूम में आ बैठी, जहां मेरी सास और फरीदा आंटी बड़े खुशगवार मूड में बैठी बातें कर रही थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो कहने लगी, बहू जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया था तो इसके पीछे दो वजूहात थी।
एक तो ये कि उस आदमी से तुम्हारे लिए वो गोली लेनी थी, जबकि दूसरी बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं तो पहले परेशान बैठी थी, न जाने अब ये क्या इंकशाफ करने वाली थी। बताएं अम्मी, दूसरी वजह क्या थी? खैर, मैंने मुस्कुराकर पूछा। मुझे डर था कि कहीं मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी सास उसकी वजह ना पूछ ले। बहू, मैंने और फरीदा ने फैसला किया है कि हम दोनों कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव चलती हैं। दरअसल हम दोनों एक ही खानदान और गांव से हैं। यहाँ शहर आने के बाद हम कभी वापस गांव नहीं जा पाई। फरीदा तो नताशा को अकेले छोड़ने के डर से कहीं नहीं जाती थी। अब जबकि तुम नताशा के पास हो, इसलिए ये भी बेफिक्र होकर मेरे साथ गांव जाना चाहती है। ये सुनकर मैं मुतमिन हो गई। मुझे तो ये लगा कि जैसे ये दोनों मुझसे कहेंगी कि हम दोनों सहेलियां अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं, ये सोचकर ही मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। मैं भी क्या अव्वल फूल सोचती रहती हूँ, अब मेरी सास इतनी भी बुरी नहीं है। अम्मी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप बेफिक्र होकर जाएं। मैं नताशा और घर को संभाल लूंगी। ये सुनकर तो मेरी सास और फरीदा आंटी जैसे हवाओं में उड़ने लगी और वो अगले दिन ही गांव के लिए रवाना हो गई। मेरा शौहर हफीज ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। मैं अक्सर उससे गिला करती कि यहाँ आकर तो तुम मुझे बिल्कुल भी वक़्त नहीं दे पाते। ये सुनकर वो कहता कि यहाँ मैं अम्मी की खुशी के लिए रहने आता हूँ, वरना मैं तो किसी होटल में ही रहता, क्योंकि घर में फरीदा आंटी की जवान कुंवारी बेटी मौजूद थी। ये सुनकर मुझे अपने शौहर पर फख्र होने लगता था कि मेरा शौहर इतना अच्छा इंसान था। इसी तरह मेरी सास और फरीदा आंटी को गांव गए कहीं दिन गुजर गए। उनके जाने के बाद अब घर में नताशा और मैं ही मौजूद थे। नताशा ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और ज्यादातर मोबाइल ही यूज करती रहती, लेकिन मैं चंद दिनों से नताशा में बड़ी अजीब सी तब्दीलियां देख रही थी। नताशा ने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया था। वो मुझे बहुत कमजोर और बीमार सी नजर आ रही थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये उस गोली का असर तो नहीं था, लेकिन फिर मैं सोचती कि नताशा कौन सी शादीशुदा थी जो गोली से हमला हो जाती। फिर एक दिन मैं उसे दोपहर के खाने के लिए बुलाने गई तो मैंने देखा कि वो बाथरूम के अंदर थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो उल्टी कर रही हो। मैं वहीं सुन खड़ी रही। मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। कुछ देर बाद वो वापस आए तो बेड पर चुत लेट गई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। वो कहने लगी, पता नहीं आजकल तबीयत खराब सी रहती है, कुछ खा लूं तो उल्टी आ जाती है और रात दिन चक्कर से आती हैं। ये सुनकर मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागी। ऐ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? अगर नताशा सच में उम्मीद से हो गई तो मैं अपनी फरीदा आंटी और अपनी सास से क्या कहूंगी? कहीं ये इल्जाम मेरे शौहर के सर पर ना आ जाए। फरीदा आंटी ये ना समझ ले कि उसके जाने के बाद वो दोनों अकेले में मिलते रहे थे, या फिर मेरे शौहर ने नताशा को बहका दिया। ये ख्याल आते मैं तो घबरा गई और मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर से सिलसिले में बात करती हूँ, मगर इससे पहले वो हो गया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। एक सुबह नताशा की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे इतने चक्कर आए कि वो गिर कर बेहोश हो गई। मैंने उसे वक्त अपने शौहर को कॉल की और हम दोनों से अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो मेरी रूह लरस गई। उफ मेरा खुदाया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? वो जल्दी से बाहर निकली तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा, फिक्र ना करो, फरीदा आंटी और अम्मी अभी यहाँ आने वाली हैं। ये सुनकर मैं अपने शौहर के सीने से लग गई। टेंशन मत लो, नताशा का बीपी लो था। अपने शौहर की बात सुनकर मैं और रोने लगी। उसे नहीं पता था कि कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और वही हुआ जिसका मुझे डर था। फरीदा आंटी और मेरी सास जो ही नताशा के कमरे में गईं, फरीदा आंटी के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं बाहर खड़ी डरती रही क्योंकि मुझे में अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद एक लड़का बड़ी तेजी से मेरे पास से गुजरा और नताशा के कमरे में चला गया। उसके जाते ही फरीदा आंटी फिर से चिल्लाने लगी। मुझे तयस्सुस हुआ। मैंने खुले दरवाजे से अंदर झांका और मुझे जो कुछ सुनाई दिया उसको सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। नताशा दरअसल शादीशुदा थी,
और फरीदा आंटी ने खुद उसकी शादी उस लड़के के साथ बड़ी खुशी से कराई थी। मगर बाद में फरीदा आंटी का नताशा के ससुराल वालों से कोई इख्तलाफ हो गया और वो नताशा को अपने पास ले आई। अब फरीदा आंटी चाहती थी कि नताशा अपने शोहर से तलाक लेकर कहीं और शादी कर ले, इसलिए वो सबके सामने यही कहती थी कि उसकी बेटी कंवारी है, जबकि नताशा को अपने शोहर से मोहब्बत थी और वो उसके साथ रहना चाहती थी और वो अपने शोहर से चुपके चुपके मिलती रहती थी। अब जबकि नताशा मां बनने वाली थी, इसलिए उन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और नताशा शाम तक अपने शोहर के साथ चली गई। अगली सुबह हुई तो मेरी सास ने भी मुझे सामान पैक करने को कहा और हम भी अपने घर आ गए। दरअसल मेरी सास भी फरीदा आंटी से नाराज थी कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई, लेकिन मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि इस गोली से नताशा का घर टूटने से बच गया था। मैं घर आई तो मेरी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। मैंने सोचा कि ये लंबे सफर की थकान है, खुद ही ठीक हो जाएगी, मगर चंद दिन बाद ही मेरी तबीयत इतनी खराब होगी कि मुझे अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ एक गुड न्यूज हमारी मुंतजर थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो मेरी सास उछली पड़ी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी से नाचना शुरू कर दे। उसने मेरे सामने बेटे को कॉल करके खुशखबरी सुनाई और ये देखकर मैं शर्माने लगी। मेरी सास ने कॉल काट कर मुझसे कहा, तुमने देखा ये उस आदमी की दी हुई गोली का कमाल है कि इतनी जल्दी तुम उम्मीद से हो गई। ये सुनकर मैं बड़े जोर से हंस दी। अगर मैं यहाँ सारा वाक़या अपनी सास को बता दूं तो मेरी सास अपना ही सर पीट लेती। खैर मैं तो जानती थी कि उस गोली का कमाल नहीं था, बल्कि ये तो नताशा के साथ नेकी करने का अजर दिया जो मुझे इतनी जल्दी मिल गया।